अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और फाइनली मंडे आ चुका है, हम आ चुके हैं तो बहुत सी बातें आज के शो में करेंगे। लेकिन जैसे कि आज 8 मई है और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जा रहा है, तो आज हम भी अपने शो में पूरा दिन जिक्र करेंगे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के हवाले से, और जो लोग इससे मुतासर हैं और जिन लोगों को इस बीमारी के बारे में नहीं पता, तो हर साल इस दिन को मनाया जाता है इसी मुनासबत से कि लोगों को एजुकेट किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि ये बीमारी एक्चुअल में है क्या, आपके ब्लड सेल्स के हवाले से है, ब्लड डेफिशिएंसीज के हवाले से है, या फिर इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, सबके बारे में आज जो है वो हम शो में बात करेंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे ऑलरेडी मुतासिर भी हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त शायद हमारे टेलीविजन चैनल पे हमारा चैनल जो है वो ट्यून करके बैठे हुए होंगे और सोच रहे होंगे कि हम आखिर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के बारे में क्यों जानें, कि ये तो हमारी फैमिली में भी किसी को नहीं है, या इस बीमारी से तो हम अवेयर भी नहीं है। तो ऐसे तमाम लोगों को भी हम यही कहना चाहेंगे कि जी, आप लोगों को ये नहीं पता होता कि ये बीमारी कब आप तक पहुंच जाए, तो इस चीज के बारे में जानना, इसके बारे में आगाही जो हासिल करना ये जरूरी है। यही वजह है कि आज हम अपने शो में भी इसी हवाले से बात करेंगे। बहुत से एक्सपर्ट्स भी लाएंगे आपको, बहुत से ऐसे लोग भी लाएंगे जो ऑलरेडी इस बीमारी से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक नॉर्मल और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आज काफी एक्सपर्ट भी होंगे हमारे साथ, और डॉक्टर से भी जो है वो हम इस हवाले से बात बिल्कुल आज हम बात करेंगे अपने शो पे थैलेसीमिया के हवाले से, और आपको बताएं कि पाकिस्तान में कसीर तादाद ऐसे बच्चों की है जो थैलेसीमिया का शिकार है। वो कि पाकिस्तान में थैलेसीमिया का बहुत अच्छे पैमाने पर जाकर इलाज किया जा रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए जाते हैं, ब्लड की बेइंतहा जरूरत पड़ती है, लेकिन इस तमाम इलाज में, इस तमाम ट्रीटमेंट में किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है उन बच्चों को, वालिदैन को, और खुद डॉक्टर्स को किन किन मुश्किलात से गुजरकर इनका इलाज करना पड़ता है। आज हम इस सारे सिनेरियो पर बात करेंगे और वजह क्या है। यूजुअली कहा जाता है कि जिन लोगों की शादियां अपनी फैमिली में होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादातर थैलेसीमिया होता है। इसकी क्या वजह होती है, इसकी क्या वजूहात है, और किस तरीके से बैनुल-अक़वामी तौर पर थैलेसीमिया को ट्रीट किया जा रहा है, और किस तरीके से पाकिस्तान में इसका इलाज होता है, और कितना इसका सर्वाइवल है, कितना इसका रेट जो है वो रिस्क रेट है, और कितना ये क्यूरेबल है, कितना नहीं है। इस हवाले से आज हम अपने शो पे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको मिलवाएंगे थैलेसीमिया से मुतासरा नौजवान जतन क्योलानी से। थैलेसीमिया ना कोई जानलेवा मर्ज है, ना कोई आज तक थैलेसीमिया से मरा है। थैलेसीमिया जस्ट एक कंडीशन है जिसमें आपको हर महीने ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया का बच्चा वो हर चीज़ कर सकता है जो नॉर्मल बंदा भी नहीं कर सकता। और इसी हवाले से मिलेंगे हम डॉक्टर नीलम से। बेसिकली जो कपल है, यानी कि अगर दो माइनर की शादी हो रही है, ठीक है, मदर और फादर दोनों अगर थैलेसीमिया माइनर है, तो देयर आर 25% चांसेस इन ईच प्रेगनेंसी के जो बच्चा जो पैदा हो रहा है वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। पेरेंट्स होते हैं उनको भी बहुत गिल्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ स्क्रीनिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है। हालांकि ये डिज़ीज़ बहुत हाईली प्रेवलेंट है और इस पर काफ़ी अरसे से बात हो रही है कि अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करवाए जाएँ, लोगों में अवेयरनेस डेवलप करवाई जाए कि शादी से पहले वो अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएँ। और मिलेंगे थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चे की वालदा से, जिनका बेटा नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। जैसे जैसे बड़े होते गए ना, वैसे वैसे इनको ब्लड की, जैसे हमें खाना जिस्म में चाहिए वैसे इनको ब्लड चाहिए। अब तो माशाल्लाह 20 साल के हो गए, 20 ईयर्स के हो रहे हैं, तो उनको ब्लड हफ्ते में 15 दिन में, 15 डेज़ में, 20 डेज़ में इनको लगता है। फिर इसके बाद इनके लिए आयरन की टैबलेट्स हैं, डिस्फॉल हैं, वो ये कंटिन्यू लगाते हैं। अगर ये नहीं लगाएं तो उसका इनका आयरन बढ़ जाएगा, इनके कानों में बहरापन हो जाता है, इनके दिल में आता है। और ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। चलें जी, और जब आपकी IFB काम ना कर रही हो और आपके कान में फ्लक्चुएशन हो, उस वक्त अखबारात की जो हेडलाइंस हैं वो पढ़ना कितना मुश्किल होता है। खैर, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आज अखबार क्या लिख रहे हैं। खैर, एक्सप्रेस मेरे पास है, और एक्सप्रेस की जो मेल लीड है वो है, जब तक सूरत हाल मामूल पर नहीं आ जाती कराची में ऑपरेशन जारी रहेगा, ऐसा कहते हैं आर्मी चीफ। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए कराची में अमन अमान का कयाम जरूरी है। ऑपरेशन में दहशतगर्दों की कमर टूटने से मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं, ऐसा कहना है जनरल कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ का। इनकी इस खबर को एक्सप्रेस न्यूज ने अपनी मेल लीड का हिस्सा बनाया हुआ है। जी
जनाब, जंग की बात करें तो इस वक्त मेन हेडलाइन है यहाँ पर 50 अफगान फौजी हलाक, 5 चौकियां तबाह। मुतनाज़ सरहद का सर्वे शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान का नुकसान करके खुश नहीं है, जबकि कमांडर सदरन कमान का ऐसा कहना है और खिलाफ वर्जी करने वालों से यही सलूक होगा। IGFC ने 2 टूक पैगाम भी दे दिया है, जबकि कशीदगी बरकरार है। बाबी दोस्ती 30वें रोज भी बन रहा, हमने देखा। और नेटो सप्लाई, अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत तमाम तिजारती सरगर्मियां और पैदल जो आमदोरफ्त है वो भी मुअत्तल रही। 4 किलोमीटर का इलाका नो-गो एरिया करार दे दिया गया और चमन में खैमे बस्ती भी कायम की गई। अहम खबर है, एक अहम डेवलपमेंट है और इस हवाले से उनका जो बयान है वो बड़ा ज़बरदस्त है और उनका यही कहना है कि जो भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उसको इस तरह से जाने नहीं देंगे। और हमें इस चीज़ की बिल्कुल खुशी नहीं है कि हमने अफगानिस्तान को कोई नुकसान किया है, लेकिन अगर किसी ने हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की तो उसके साथ यही सलूक होगा। ठीक, अच्छा, इसी खबर को जो है वो एक्सप्रेस ने भी अपना मेन लीड का हिस्सा बनाया हुआ है, जिसमें है चमन 50 अफगान फौजी मार दिए, पाक फौज बॉर्डर के तयन पर इत्तेफाक। तो यही खबर अब आपने डिस्कस की है, तो मैं अब अगली खबर पे जाती हूँ और अगली खबर जो है वो डॉन लीक्स के हवाले से है। और डॉन लीक्स पर तफसीली नोटिफिकेशन 2 से 3 रोज में वजारत दाखिला जारी करेगी, ऐसा कहना है मरियम औरंगजेब का। हमने देखा कि उन्होंने बाकायदा न्यूज कॉन्फ्रेंस की और किस तरीके से उन्होंने तमाम जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको क्लियर किया और उन्होंने कहा कि जो भी सूरत हाल होगी APNS और CPNE को एतमाद में लिया जाएगा। और ये जो है उन्होंने मेट दी एडिटर्स प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सारी बातें की हैं। अच्छा, उसके बाद जो है एक और यहाँ पर जो मेन खबर है वो है भारत के हवाले से। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का दुश्मन को भरपूर जवाब। फायरिंग क्वेटा सेक्टर की शहरी आबादी पर की गई, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली गई। और मेरे ख्याल में पहले तो ना जब मैं न्यूज़ करती थी तो मैं गिनती थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतनी दफ़ा फायरिंग हो गई, 199 हो गए, 200 हो गए। अब तो गिनना भी छोड़ दिया है। मतलब अनबिलीवेबल, जब दिल करता है सीज फायर जो है उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं और उसके बाद फिर यही होता है कि कोई किसी किस्म का अगर जानी नुकसान हो जाए तो उसमें हमारे ही बेकसूर शहरी मर रहे होते हैं। खैर, इसी खबर को भी हिस्सा बनाया है एक्सप्रेस ने अपनी मेन लीड का। अच्छा, मेन लीड यहाँ पर जंग की है कि हालात जो भी हैं हुकूमत को काम करने दिया जाएगा। कबल अज़ वक्त इलेक्शन से जमहूरियत कमजोर होगी, फजलुर रहमान का ऐसा कहना। और हमने हमेशा से ही देखा है कि फजलुर रहमान साहब का टिल्ट जो है वो हुकूमत की तरफ रहता ही है और इस तरह का बयान उनका सामने आना जो कि समवे ठीक भी है कि हालात को वाकई में कशीदा नहीं करना चाहिए। कबल अज़ वक्त इलेक्शन से पता नहीं क्या सूरत हाल हो जाएगी, लेकिन इस वक्त तमाम बाकी सियासी जमातों की कोशिश यही है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन हो जाए, वज़ीर आज़म से इस्तीफा ले लिया जाए और फिर सदारत जो है वो संभाल ली जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं और इस वक्त कुछ और अहम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें है कि फ्रांसीसी सदारत इंतखाब, मैक की तारीखी कामयाबी और यूरोपीय यूनियन से इनखला का खतरा टल गया है। तो ये अहम खबर है जिसमें आप जानते हैं कि फ्रांस में आज़ाद उम्मीदवार इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीते हैं और उनका मुकाबला जो था वो मैरी ले पेन से किया गया था और उसके बाद अब हमने देखा कि कसरत राय से ये जीत चुके हैं। तो ये जो है वो यहाँ पर एक अहम खबर लगाई गई है। इसके अलावा अगर डॉन की बात करें तो डॉन में इस वक्त जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ 2 विलेजेस एग्रीड अपॉन, पाकिस्तान से 50 अफगान ट्रूप्स वर किल्ड इन रिटेलियरी एक्शन ऑन फ्राइडे। और वही सेम खबर जो यहाँ पर हमने बताई थी आपको कि 50 अफगान अफवाज को जो है वो हलाक किया गया है और 5 चौकियां उनकी तबाह की गई है। द सेम न्यूज़ इज हियर। और उसके अलावा पावर कट रिटर्न्स एज शॉर्टफॉल टचेस 700 मेगावाट। दो अहम खबरें यही हैं। अच्छा, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग खबर भी है, वो भी शेयर करूंगी, लेकिन पहले एक अहम खबर भी शेयर कर लेती हूँ और वो है इमरान खान के हवाले से। उनका कहना है कि बदउनवान सरबराह बदउनवानी कैसे रोकेगा, मियां साहब करप्शन रुकी तो आपकी खुशहाली भी रुक जाएगी। तो देखा जाए तो इस तरीके से जो है वो जलसे के अंदर जो भी बातें होती हैं, अब तो कुछ वर्ड्स आ गए। पहले था गोगो, मतलब गोगो की सियासत हो रही थी अपोजिशन की जानिब से भी और सियासी जमातों की जानिब से भी, और अब जो है वो क़यामत की निशानियां भी सामने आने लगी हैं। जबकि नून लीग का ऐसा कहना है कि जो इमरान खान का जलसा था वो जलसा नहीं था, जलसी थी। अच्छा, उसके अलावा हमने देखा जो खबर अभी आपने बताई इस पे वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का एक बड़ा मजेदार बयान आया जिसके ऊपर आज हम आगे चल के एडिटोरियल में भी बात करेंगे। और उनका कहना है कि अगर मैं करप्शन की बात करूं तो मुल्क में इतनी करप्शन है कि अगर उसको ठीक करने चला जाऊं तो बहुत से तरक्याती काम जो है वो हमारे तो फिर उस पर यही कहना है ना कि अपोजिशन जो है उसका वो ये कहना है कि ठीक है, मतलब इसका मतलब ये कि आप खातिर में नहीं लाते, करप्शन होगी तो उसके साथ साथ मुल्क तरक्की कैसे करेगा। तो पॉइंट इज दैट। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग न्यूज में शामिल करना चाह रही थी वो थी बख्तावर भुट्टो जरदारी के हवाले से, जिन्होंने दुबई में आमिर खान से मुलाकात की है और बॉक्सिंग के जौहर भी दिखाए हैं और फुटेज में देखा जा सकता है जब जो लोगों ने देखी है उसमें वो बाकायदा बॉक्सिंग टिप्स और ट्रेनिंग करते हुए नजर आई है। अच्छा, एक
एक और इंटरेस्टिंग खबर, आजकल यहाँ पर बहुत ज्यादा सिनेरियो चल रहा है चीटिंग के हवाले से कि पेपर्स में चीटिंग हो रही है और मोबाइल फोन ले जाना मना है, लीक हो जाते हाँ हैं। तो बिल्कुल उस पर आसफा भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल अब इसके ऊपर लॉ बनाना चाहिए और सख्ती से इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स चीटिंग ना कर सकें और हमारे जो सिंध है, हमारा जो शहर कराची है, उसका परसेप्शन खराब ना हो। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर कितना इंप्लीमेंट होता है। अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर मेरे पास है और बिजनेस रिकॉर्डर की जो अहम लीड है वो है मोर जापानीज इन्वेस्टमेंट इन साइट। ओके जी, वेरी गुड। और 50 अफगान सोल्जर किल्ड बाय एफसी और 5 किल्ड इन लेटेस्ट IHK वायलेंस और भाजपा ब्रीफ्ड अबाउट कराची सिचुएशन। तो इन तमाम खबरों को बिजनेस रिकॉर्डर ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया और ऑलमोस्ट हम ये डिस्कस कर चुके हैं। चाइनीज के बाद जापानीज इन्वेस्टमेंट हो रही है जनाब, बड़ी अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही है, जितना माल यहाँ पर आ रहा है, उतना काम भी नजर आए। अगर आगे बढ़ते हैं, मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कराची की। और कराची में जानेंगे हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से कि शहर क़ाइद में आज क्या एक्टिविटीज होने जा रही हैं और थैलेसीमिया के हवाले से स्पेशली कौन कौन सी तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। जी कफील अहमद, अपडेट कीजिएगा। देखिए सब आपको बताएं कि थैलेसीमिया डे आज मनाया जा रहा है और इस हवाले से आज कराची के मुख्तलिफ जो है वो प्राइवेट सेंटर्स पे जो है वो अपना तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मजमूई तौर पर जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 1 लाख से ज़ायद बच्चे हैं जो कि इस मर्ज में मुब्तला हैं। मैं आपको बताऊं कि 2014 जनवरी में जो है वो ये बिल पास हुआ था चारों सूबों के अंदर कि जो शादी से पहले जो है वो मर्द का टेस्ट जो है वो लाजमी करार दिया जाएगा और तमाम सूबों के अंदर जो है वो बाकायदा ये मंजूर किया गया था। लेकिन उसके बाद से हमने देखा ये कि जो कि डॉक्टर्स का कहना ये है कि इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जो भी शादियाँ जो है वो मुल्क में हो रही हैं उससे कबल जो है वो थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं कराया जा रहा। यही वजह है कि अब जो पेशेंट हैं, जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, उनकी बड़ी तादाद जो है वो सामने आ रही है। और डॉक्टर्स का कहना यह है कि बहुत बड़ी तादाद है जो बच्चे इस मर्ज में मुब्तला हैं वो अपनी 15वीं सालगिरह तक जो है वो देख नहीं पाते, इसलिए कि इसमें जो है वो खून बनने का अमल रुक जाता है। और यही वजह है कि डोनर्स अपने तौर पे काम कर रहे हैं, आगाही कोई नहीं है। उमैर सना फाउंडेशन जो कि इससे अपने हवाले से खासे इक़दाम कर रही है, उसके जो अपना डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर साकिब, उनका कहना है कि अपना गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई आगाही नहीं है। गवर्नमेंट अगर जो है वो आगाही फराहम करे तो इस मर्ज को जो है वो रोका जा सकता है और जो कि बिल पास हुआ था सिंध असम्बली की जानिब से उस पर जो है वो अमल दरामद फौरी तौर पर ज़रूरी है। ठीक है, कफील अहमद अपडेट कर रहे थे आपका शुक्रिया। और अब रुक करते हैं हुमा भट्ट की जानिब जो कि लाहौर में मौजूद हैं। हुमा भट्ट, अपडेट कीजिए, थैलेसीमिया के हवाले से अवाम में आगाही के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और पंजाब में अगर देखा जाए तो पंजाब में 30,000 के लगभग इसके थैलेसीमिया के पेशेंट मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ना तो हम लोग देखते हैं सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी थैलेसीमिया का वार्ड मौजूद है और ना ही कोई स्पेशल यहाँ पर कोई केयर का इंतज़ाम किया जाता है। हेमाटोलॉजी एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है जिसमें तमाम के तमाम जो अहम मरीज़ हैं, जिसमें ऑन्कोलॉजी भी आ जाता है, उनको यहाँ पर डील कर लिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि एक प्रिवेंशन के लिए एक इदारा कायम किया गया है और उसका ये मकसद ये है कि जो मरीज़ इस बीमारी में मुब्तला हैं, मज़ीद जो मरीज़ हैं उनको ना लग जाए ये बीमारी, और उससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के लिए यहाँ पर एक ये इदारा है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि हॉस्पिटल्स में और जो तमाम इदारे कायम किए जा रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के भी, वहाँ पर जो ब्लड दस्तयाब है, ब्लड के लिए जो मिलता है, उससे जो मरीज़ हैं उनको मज़ीद बीमारियां जो हैं वो लाहक हो जाती हैं। जैसे कि बहुत से यहाँ पर मरीज़ देखे गए हैं जिनको हेपेटाइटिस सी हो चुका हुआ है और बहुत से एड्स के भी मरीज़ यहाँ पर पाए गए हैं। और डॉक्टरों का ये कहना है कि इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जब तक स्क्रीनिंग नहीं की जाती है तब तक ये इस मर्ज को बढ़ने से और इस मर्ज में मुब्तला जो मरीज़ हैं उनको बचाना जो है इंतहाई मुश्किल है। और जहाँ तक आप हमें अपडेट कर रही थी और मुख्तलिफ शहरों में थैलेसीमिया के हवाले से बहुत सी एक्टिविटीज हो रही है और आज के हमारे शो का मकसद भी ये है कि हमारी यूथ को भी इस हवाले से मोटिवेट किया जा सके कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के लिए ब्लड डोनेट करें और प्री मैरिज टेस्ट जो हैं वो जो डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं वो भी जरूर करवाएं। और अब इसी हवाले से हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का, वहां पर भी हमारे नुमाइंदे नासिर काज़मी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि शहरे इक़्तिदार में इस वक्त कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं और थैलेसीमिया के हवाले से जो है वो आज वहां पर कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है। जी नासिर काज़मी, आप भी अपडेट कीजिए। देखिए इस्लाम, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट में आज हनीफ अब्बासी की जानिब से जो पनामा केस के सिलसिले में इमरान खान के हवाले से एक जो दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें उनको
ये उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी भी ऑफशोर कंपनियां हैं। उस हवाले से एक केस की जो है वो आज समाअत होनी है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन में इम्पोर्टेंट केसेस हैं दो, जिसमें PTI पार्टी फंडिंग केस है और इमरान खान हमजा शहबाज कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन केस है। इसके हवाले से आज जो है वो फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाना है। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ पार्लिमानी कमेटियों के इजलास हैं। जो थैलीसीमिया की आपने बात की, इस्लामाबाद में भी खासी एक्टिविटी है। G62 के एक स्कूल में बच्चों को हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम है। इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी थैलीसीमिया के हवाले से 2 वर्कशॉप्स हैं, उनमें शिरकत करनी है। और साथ ही साथ लोक विरसा में गिलगित बल्तिस्तान की जो हुनर कदा हैं, जो हुनरमंद दस्तकार हैं, उनके हवाले से एक एग्जीबिशन का भी एहतमाम किया गया है। अच्छा, नासिर कासमी, आपने बात की लोक विरसा की और साथ साथ थैलीसीमिया की भी बात हो रही है, जिसके लिए भी शहर इक़्तिदार में इकदाम किए जा रहे हैं। ये बताएं, लोक विरसा का जो ये भी एग्जीबिशन जो हो रहा है शहर इक़्तिदार में, इसमें कौन कौन शिरकत कर रहा है और कहाँ कहाँ से लोग शामिल हैं? देखिए, इसमें हर साल ये मेला मुनक्कद किया जाता है। इस मेले का बेसिकली इनेकाद का जो मकसद है वो गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त को जो दीगर शहरों में लोगों तक पहुंचाना है, उसको उजागर करना है। मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए जाते हैं। जो ख़वातीन हुनरमंद हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, उनकी हाथों की बनी हुई चीज़ों को डिस्प्ले किया जाता है और फिर यहाँ पर लोग मुख्तलिफ इलाकों से जो इस्लामाबाद के लोग विजिट करते हैं, वो इसमें बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। और इस्लामाबाद से ही नहीं बल्कि लाहौर से भी कुछ मेरे फ्रेंड्स गए हुए थे, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सर्ट भी हो रहा था इस हवाले से क्यूबी का, और काफी ज्यादा मैंने देखा कि एक्टिविटीज वहाँ पर जारी थी। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कॉन्सर्ट हो रहा था तो सारे सॉन्ग्स बड़े रोमांटिक किस्म के, बहुत ज्यादा लोगों ने काफी इंजॉय भी किया और मुख्तलिफ जगहों से, इवन लाहौर से और मुख्तलिफ दूर दूर के शहरों से जो है वो लोग इस कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए गए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पेशावर के इलाके शमशत्तू में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के करीब धमाका हुआ है, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि धमाके की जगह से वापसी पर CTD की गाड़ी खटकू पुल पर नस्ब बारूदी मवाद की जद में आ गई है और 3 एहलकार इस वक्त जख्मी हुए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे आमिर जमील से। जी आमिर, बताइएगा कि ये वाकया किस तरह से पेश आया? ये एक अफसोसनाक वाकया था कि आज सुबह जो गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल थी उसको धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई थी। 2.5 किलो बारूदी मवाद जो है वो गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के बाहर रखा गया था, जो कि जोरदार धमाके से फटे और उससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। जो गेट था उसको जुज़ी नुकसान हुआ था। जबकि जब CTD और इसी तरीके से बम डिस्पोजल यूनिट दीगर एहलकार वहाँ पर तफ्तीश के लिए पहुंचे तो उन्हें वहाँ पर पता चला कि एक दूसरा बारूदी मवाद भी वहाँ पर मौजूद है, जिसे बम डिस्पोजल यूनिट ने नाकारा बनाया। तहम ये सारा अमल करने के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो रोड किनारे नस्ब एक तीसरा बारूदी मवाद था, जिसके जद में CTD की गाड़ी आई और जिसके नतीजे में 3 एहलकार, जिनमें एक ड्राइवर और भी शामिल है, ये इस धमाके से और इस अफसोसनाक वाक़ये में जो है वो जख्मी हुए हैं। तीनों जख्मी एहलकारों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इस वक्त जाए वकूआ पर हम मौजूद हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, अभी भी तफ्तीशी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कितना बारूदी मवाद जो है वो रोड किनारे नस्ब किया गया था। और इसके अलावा इलाके में कार्डन ऑफ भी किया हुआ है और बाकायदा सर्च ऑपरेशन के साथ साथ मजीद सर्चिंग भी की जा रही है कि आया रोड पर या किसी और मकाम पर दूसरा बारूदी मवाद ना हो। ठीक है, सर्चिंग की जा रही है, सर्चिंग का अमल जारी है। जख्मियों को लेडी रेडिंग कर दिया गया है। पेशावर में एक बड़ा हादसा होने से अल्लाह का शुक्र है कि बच गए। आमिर जमील अपडेट कर रहे थे। गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी शामिल करते हैं और आपको बताएं कि भारत में एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी है। भारतीय फौज ने आजाद कश्मीर में समारी सेक्टर के इलाका बड़ू में मार्टर गोले दागे और बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी, जिससे शहरी घरों में महसूल होकर रह गए हैं, जबकि जानी और माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। और अब तो मैंने गिनना भी छोड़ दिया है कि कितनी दफा जो है खिलाफ वर्जी हो रही है। कराची से आपको खबर दें कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में व्हाट्सएप ग्रुप के इस्तेमाल पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। CTD जराये के मुताबिक इंटर बोर्ड के 2 मुलाजिमीन को सिविल लाइन्स तलब करके पूछताछ की गई, क्योंकि शुबा जाहिर किया जा रहा है कि भारतीय मोबाइल नंबर्स पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद भी है, मगर काउंटर टेररिज्म बोर्ड और महकमा तालीम के मुलाजिमीन की मिली भगत से हो रहा है।
और सिंध हुकूमत इस हवाले से अब बहुत मुतहरिक है और इकदाम कर रही है कि इस तरह की तमाम एक्टिविटी को रोक दिया जाए। चलें जी, बात करते हैं बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की, जिन्होंने बॉक्सिंग रिंग में कदम जमाने की तैयारी कर ली है। ट्रेनर पर मुक्के बरसाती बख्तावर भुट्टो की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खास बात यह है कि बख्तावर को बॉक्सिंग सिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि मारूफ पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान है। इंस्टाग्राम पर बख्तावर भुट्टो ने लिखा है कि ये वीडियो इस वक्त की है जब आमिर खान उनकी कोचिंग कर रहे थे। और लेट्स सी, मैं ये सोच रही हूँ कि इस तमाम ट्रेनिंग सेशन में जीता कौन होगा। जबरदस्त है, तो मुझे तो बहुत इंस्पायर कर रहा है कि हमारी खवातीन के अंदर ये भी शौक है कि वो बॉक्सिंग सीखे, रिंग्स में जाएं और इस तरह फाइट करें। वेल दैट्स ग्रेट, और हमारे लीडर्स की बेटियां जब ऐसा करें बिल्कुल तो क्या बात है। और बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की खास बात ये कि ये ऐसे चैलेंजेस जो है वो देती रहती हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने आइस बर्स्ट चैलेंज दिया था जो बहुत जबरदस्त था। ठंडी ठंडी बर्फ जो है उन्होंने डाल के दिखाई थी और चैलेंज दिया था उन्होंने अपने फ्रेंड्स को। दिस इज वेरी गुड थिंग। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका रैपिड रेसिपी में। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अभी आपको बताएं कि उस्मा नामी भारतीय खातून की कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। पाकिस्तानी शौहर ताहिर पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप निकला। भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक उस्मा वापस भारत जाना चाहती हैं। मलेशिया में दोस्ती, पाकिस्तान में मोहब्बत की शादी, सरहद पार करके जिंदगी गुजारने वाली भारतीय खातून उज़्मा की कहानी में नया मोड़ आ गया। उज़्मा के पाकिस्तानी शौहर ताहिर अली के पहले से शादीशुदा होने का इंकशाफ हुआ है। भारतीय हाई कमीशन का जवाब दफ्तर खारजा को मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक उज़्मा का कहना है कि ताहिर पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप है। भारतीय हाई कमीशन ने यह भी बताया कि उज़्मा अब वापस भारत जाना चाहती है। नई दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली भारतीय खातून डॉक्टर उज़्मा 1 मई को वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंची और 3 मई को बुनेर से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरी ताहिर अली से निकाह करके शादी के बंधन में बंध गई थी। दोनों मलेशिया में एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए थे। तो जनाब, यस्टरडे टॉप स्टोरी तो आपने जानी। अखबारात के एडिटोरियल में क्या कुछ लिखा गया है, इस पर नजर डालने के लिए हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम नफीस साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। कैसा रहा आपका वीकेंड? ऑल गुड? बिल्कुल बहुत अच्छा। नफीस साहब, दारियों के हवाले से बात करेंगे और यासिर पीरजादा का एक बड़ा ही जबरदस्त कॉलम जो कि अभी आप हमसे डिस्कस कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है पहले उनको हम लाइन पर ले लेते हैं, उसके बाद उनका कॉलम हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। यासिर साहब, बड़ा ही जबरदस्त आपका कॉलम है जिसमें आपने पूछा है कि दनाई आखिर कहाँ गई, और मैं अभी नफीस साहब से इसी को डिस्कस कर रही थी। तो मैं ये कह रही थी कि हम लोग जिस रेस के अंदर हैं, पैसे कमाने की रेस में, वहाँ पर दनाई की कोई जगह बचती नहीं है। नहीं, वो बात ठीक है। मैं असल में उन लोगों को भी कोई उनकी एफर्ट्स को अंडरमाइन नहीं करना चाहता जो बेचारे रोजगार के लिए रोजाना सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं जी। वो अपनी जगह पे वो दुरुस्त बात है उनकी, लेकिन मेरा सवाल तो उन लोगों से है जो बेहतरीन तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, जिनका बेहतरीन खानदानी पस मंजर भी है और वो सारी सहूलियात उनके बड़े शहरों में मुयस्सर है। इसके बावजूद वो लोग अपनी फील्ड में उस तरह से एक्सेल नहीं कर पाते और हमें वो मुख्तलिफ शोबों में अपने माहिर नजर नहीं आते जो हम पुराने वक्तों में देखा करते थे या सुना करते थे। मेरा तो अलमिया ये है उनसे, मेरा तो सवाल उन लोगों से है बेसिकली, ये जो बाकी लोग हैं जो रोजाना दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी मुशक्कत से ये रोजी रोटी कमाते हैं, वो तो बेचारे मजलूम तबका है इस माशरे का। मेरा ख्याल जी बिल्कुल। यासिर पीरजादा साहब, हमारे साथ इस वक्त नफीस नईम साहब भी मौजूद हैं एंड आई एम श्योर कि वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। नफीस साहब, अगर आपने कुछ जी। यासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, ये एक सवाल ये है कि ये जो आपने ये कहा है कि ठीक है हमारे यहाँ छान बुरा बचता है और जो लोग हैं उन्हें सन वाले और माइक्रोसॉफ्ट और ये फेसबुक वाले उठा के ले जाते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि अगर नामुनासिब हालात हैं तो उसकी वजह से लोग माइग्रेट कर जाते हैं, उसकी तो जिम्मेदार हुकूमत है। तो आप नहीं समझते कि पूरा मुआशरा और हुकूमत का ये बहुत बड़ा रोल है कि वो इन लोगों की सरपरस्ती करे और ऐसा इन्वायरमेंट दे कि लोग मुल्क से बाहर ना जाएं और टैलेंट हमारे यहाँ पनपे? अच्छा, इसमें आपकी बात मैं पार्शली दुरुस्त मान लेता हूँ, चलें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, लेकिन ये बात है कि हुकूमत ने मिसाल के तौर पे स्कॉलरशिप दिए हुए, हायर एजुकेशन कमीशन स्कॉलरशिप देता है कि जी आप बाहर जाएं, बाहर जाकर पढ़ें, पढ़ने के बाद आप वापस आएं और वापस आने के बाद आप अपने मुल्क की खिदमत करें। और बदकिस्मती से कुछ लोग मतलब वापस भी नहीं आते, उधर ही रह जाते हैं जी। और दूसरी बात ये है कि हुकूमत की जिम्मेदारी देखिए बिल्कुल होती है, वो फैसिलिटेट करते हैं, जितने पैसे हुकूमत के पास है वो करते हैं, लेकिन
बहरहाल एक पहले जो अपनी मेहनत करने का फरीजा वो तो हम अंजाम देना। बिल्कुल। मेरा तो रोना ये भी है कि लोग मेहनत भी नहीं हमारे यहाँ करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते भी हैं और बड़ी बड़ी उन्होंने डिग्रीज हासिल की हैं, स्कॉलरशिप्स पर भी गए हैं, लेकिन वापस आकर उन्हें कोई प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आता कि हमने आखिर अपने आप को इस फील्ड में एक्सेल किस तरह से करना है। हमने देखा बहुत से ऐसे लोग जिनके पास डिग्रीज हैं बट स्टिल वो लोग जॉब के लिए तरस रहे होते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या रोल है, आपको क्या समझता है पाकिस्तान में उनके लिए क्या फैसिलिटीज है? नहीं, देखिए पहली तो बात यह है कि ऐसा बंदा जो टैलेंटेड होगा, मेहनती होगा और वो सारी क्वालिटी उसमें होंगी, वो जॉब के लिए तरसेगा कभी नहीं। या मेरी बात लिख लें, ठीक है? जॉब के लिए वही लोग तरसेंगे, अल्लाह माफ करे, कि जो मतलब उस कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं ना। दूसरी बात ये है कि ये जो सारी हम बातें कर रहे हैं ना जी, ये वो लोग आखिर पाए तो जाते हैं, बाकी मुल्कों में तो पाए जाते हैं जी, कि हमारे यहाँ से भी उठा कर ले जाते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ जी जी बिल्कुल। पाकिस्तानी आपको बाहर भी मिल जाएंगे, बल्कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो एप्पल ने जो नया आईफोन लॉन्च किया उसमें एक पाकिस्तानी की भी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, ठीक है ना। तो ये लोग हैं, काबिल भी हैं, मेहनती भी हैं, लेकिन हमारे पास जैसे मैंने लिखा वो बदकिस्मती से शान बुरा बचता है और हम फिर वो नारों पर या बाबों पर हम वो कनात करके बैठे होते हैं कि यार कोई बाबा हमें तावीज दे दे या कोई नारा हमें बता दे जनाब हमें टैलेंट बढ़ा। अच्छा यासिर साहब, आप बिल्कुल बात कर रहे हैं कि चांद बुरा बचता है और हमारे जो इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट लोग हैं वो कोई उठा के ले जाता है। बाहर ममालिक में डेफिनेटली हमारे लोग पूरी दुनिया में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन में, इदारों में इब्तदाई तौर पर ऐसी क्या जो है वो दी जाए तालीमात कि हमारे लोग जो यहाँ से तालीम हासिल करते हैं जो वो यही सर्व करें? तो आला आपका मेरा ख्याल है इसका जवाब ये है कि एक तो हमने ये तय कर लिया हुआ है कि हर बच्चे को हमने ना अकाउंट्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ठीक है, ये फाइनेंस, यही पढ़ाना है जी। बाकी जो आपके उलूम है ना, ये फलसफा, तारीख और इस तरह के जो उलूम है, इस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं है। यूनिवर्सिटीज या स्कूलों में जो फ्री थिंकिंग होती है जी, ठीक है ना, वो नहीं है। इन सवाल करने की इजाजत, हर चीज पर, हर मसले पर बहस की इजाजत। और ये जो उलूम होते हैं ना, ये फलसफा और नफ्सियात वगैरह, ये बेसिकली वो उलूम है जिनसे आपका जहन खुलता है और आपको सवाल करने की और फ्री थिंकिंग की आपको आदत पड़ती है। बिल्कुल। ये फिर रास्ता हमवार करते हैं अच्छे साइंसदानों का भी, ठीक है, फिर आप माहिर तबियात भी पैदा करते हैं, फिर आप बायोलॉजी भी माहिर पैदा करते हैं और बाकी शोबों को भी आप एक्सपर्ट पैदा करते हैं। हमने ये जो रास्ता चुना है ना कि हम सिर्फ वो डिग्रियां लेते हैं अकाउंट की, फाइनेंस की और उनकी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं यासिर साहब, हम शॉर्टकट्स पे लग चुके हैं और फ्री थिंकिंग जो है वो लोगों को देना बड़ा जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। नफीस साहब हमारे पास यहाँ पे। नफीस साहब, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नहीं तो बच्चे तो बाहर जाएंगे ही। बस बिल्कुल यही, इसीलिए मैंने सवाल किया था कि ये गवर्नमेंट का भी काम है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि लोग यहाँ पर उन्हें मिले जो उनका सिला है। क्योंकि यही है ना, लोग बाहर माइग्रेट करने क्यों आते हैं? अच्छे मुस्तकबिल के लिए जाते हैं कि यार हमने इतना पढ़ा है, हमने इतना इन्वेस्ट किया है, तो अब नाउ वी शुड रीप द बेनिफिट्स। इसलिए अच्छा, अगला इदारिया क्या? अगला इदारिया है पीएम्स ऑब्जर्वेशंस ऑन करप्शन। ये एक डॉन में एडिटोरियल आया है और मैं तो यही कहूँगा कि ये ऐसी स्टेटमेंट है कि आई कुड नॉट रिपेयर योर ब्रेक सो आई मेड योर हॉर्न लाउडर। ये स्टेटमेंट ऐसी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने फतेह जंग में एक बयान दिया बड़ा अजीब सा। उन्होंने कहा है कि मुल्क में बेइंतहा करप्शन है, मानता हूँ, और इतने ज़्यादा स्कैंडल्स है कि वी कैन नॉट लिस्ट देम। लेकिन ये है कि अगर हम करप्शन की प्रोब पर जाएंगे, तहकीकात पर जाएंगे, तो हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 20 साल मजीद आगे बढ़ जाएंगे और कई गुना इन पर लागत बढ़ जाएगी। तो ये इदारियों ने इस पर एडिटोरियल लिखे हैं। ये तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर ने इस तरीके से कहा है, लेकिन जो पीटीआई है या जो दीगर अपोजिशन जमाते हैं वो ये कहती हैं जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, हम इसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, लेकिन क्या करप्शन की बुनियाद पे कोई कौम तरक्की कर सकती है? सवाल ये है। तो फिर करप्शन का एहतसाब होना भी जरूरी है। तो अब हुकूमत फिर क्या करेगी? आपको नहीं लगता कि बिल्कुल एक बंद गली में जा रहे हैं, इधर से डॉन लीक्स है, उधर से पनामा लीक्स है, फिर दूसरे मसले भी आ रहे हैं, क्या होने क्या जा रहा है? बिल्कुल, इदारिया ने ये सवाल उठाया है कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने ये डिलीवर किए बगैर करप्शन, आपका गवर्नमेंट का किरदार यही है कि आप करप्शन फ्री सोसाइटी में डिलीवर करें। आप करप्शन के होते हुए डिलीवर कैसे कर पाएंगे? सबसे बड़ा काम ही गवर्नमेंट का यही है। इसका मतलब है आपने अपने रोल का ही तयन नहीं किया कि आपका किरदार किया। और अगर आप ये तोते की तरह गर्दान करते रहेंगे कि हम
बिल्कुल डिफरेंट हैं और हमारे यहाँ करप्शन नहीं हो रही और हम प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। अब तो कयामत की निशानियां भी आने लग गई हैं हमारे यहाँ सियासतदानों के बीच में, वो एक दूसरे को इस तरह की बातें करने लगे हैं। खैर बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और बहुत दिलचस्प एडिटोरियल जो है वो हमसे डिस्कस कर रहे थे कि आज के अखबारात में क्या था। साथ साथ हमारे साथ यासिर पीरजादा भी थे जिन्होंने हमसे बात की कि हमारा जो इतना अच्छा टैलेंट है, हमारे इतने ब्रिलियंट इंजीनियर डॉक्टर्स हैं, वो कहाँ चले जाते हैं और क्यों चले जाते हैं, अपने मुल्क में वापस आइए और सर्व पाकिस्तान। और गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको। थैलेसीमिया से मुतासरा 26 साल वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से बहुत ही जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। कुर्रतुल ऐन हमीद जो फीफा सी लाइसेंस कोच है और आजाद वुमेन फुटबॉल टीम की कोच भी हैं, और उनके साथ हैं फाइमा कयूम, और ये दोनों जुलाई में डेनमार्क में होने वाले नॉर्वे कप में भी शिरकत के लिए जा रहे हैं। उसके बाद उनका प्लान है कि अगस्त में हम चाइना क्वालिफाई राउंड में भी शिरकत करेंगे। इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल। सबसे पहले तो आप दोनों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह की लड़कियां हैं जो फुटबॉल टीम का हिस्सा हैं और बाकायदा इंटरनेशनली खेलने जा रहे हैं, नॉर्वे कप के लिए जा रहे हैं। ठीक है, कैसी तैयारी है? तैयारियां तो अभी चल ही रही हैं हमारी, और जिस तरह से आपके सामने ये फाइमा बैठी है साथ में, फाइमा और इनके साथ की और बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी ट्रेनिंग कर रही हैं, अलग अलग एरिया से हैं हमारे पास, और कंबाइंड प्रैक्टिस के लिए अभी इसी वीक से जमा हुई हैं। अच्छा, आप लोग फर्स्ट टाइम नॉर्वे जा रहे हैं, बड़ा जबरदस्त सा ये एक इवेंट होने जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले तो हम आपको बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। दूसरी तरफ मुझे बताइएगा कि आपके पास जो इस वक्त प्लेयर्स हैं, 11 टोटल प्लेयर्स है, टोटल टीम तो डेफिनेटली 18 की ही है, लेकिन ये कहाँ से कौन कौन से शहरों से लड़कियां हैं और क्या इन लोगों को इनकी फैमिली से सपोर्ट मिली कि ये बाहर जा सकेंगे? स्टिल अभी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनके लिए आपको फाइट करना पड़ा है कि प्लीज जी इन्हें नॉर्वे जाने दीजिए। काफ़ी हम लोगों को इसमें स्ट्रगल करनी पड़ी है कि इनके पेरेंट्स से, कुछ पेरेंट्स अभी भी बात चल रही है, वो अपनी कुछ बच्चों को भेज नहीं रहे, तो उनसे भी बात चल रही है, इंशाल्लाह वो भी लाइन अप हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास सिंध से हैं, इंटीरियर सिंध से हमारे पास गर्ल्स आई हैं, और कोरंगी से हैं, लांडी से हैं, शेरपा कॉलोनी से हैं, फाइमा जो है वो गार्डन से ताल्लुक़ रखती हैं। अच्छा। और काफ़ी कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ से ये लोग हमारे पास आए हैं, इनको सिलेक्ट किया है वहाँ जाके ट्रायल्स के जरिए। अच्छा ठीक है, चले फाइमा से बात करते हैं। फाइमा, अब आप जा रही हैं नॉर्वे और प्रैक्टिस वगैरह भी चल रही होगी, ये बताएं फुटबॉल का शौक था या बस आपकी कोच ने कहा नहीं हम लोग लड़कियां जमा कर रहे हैं, आए सारे फुटबॉल खेलने जा रहे हैं? कैसे स्टार्ट किया अपना करियर? मुझे बचपन से शौक है गेम्स का, और फुटबॉल का सबसे ज़्यादा शौक है, और मेरे घर में भी मुझे सपोर्ट करते हैं। तो इतनी नाजुक सी हैं आप, और फुटबॉल जो है ठीक ठाक भारी किस्म की बॉल होती है, किक शिक लग जाती है, सही जाती है, बहुत थ्रो दूर तक जाता है? हाँ जाता है। अच्छा, लेकिन लड़कियां तो बड़ी कॉन्शियस होती है अपनी ब्यूटी को लेके कि हमने धूप में नहीं खेलना, हम तो धूप में निकलते नहीं है, सनब्लॉक इस्तेमाल करेंगे, और इस टाइप की बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आप खुद भी माशाल्लाह प्यारी हैं, आपको कभी इस टाइप की चीजों का ध्यान नहीं गया कि यार मेरे फेस पे प्रॉब्लम हो जाएगी, एक्नी हो जाएगी, या फिर पैचेस पड़ जाएंगे सन के साथ बहुत ज्यादा अगर मेरा एक्सपोजर हुआ तो? अभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हाँ, फेस कॉम्प्रोमाइज कर लिया। चलिए। अच्छा, आप जो है वो हमारी एक एथलीट है नसीम हमीद, उनकी आप सिस्टर हैं, तो सबसे पहले तो बड़ा आपको प्राउड फील होता होगा कि इतनी ज़बरदस्त आप स्पोर्ट एथलीट की जो है वो सिस्टर है। तो ये बताएं कि आपको खुद कैसे शौक हुआ, आप कोचिंग करी है फुटबॉल टीम की, तो आपका कैसे इस फील्ड में आना हुआ? आप क्यों नहीं गई रनिंग में? आप भी जा सकती थी, है ना? रनिंग में 2007 तक मैंने कंटिन्यू किया था एथलेटिक्स, बट एक नसीम आपी के साथ ही हमारी एक रेस हुई थी जिसमें मैं बहुत पीछे थी और वो बहुत आगे थी। तो आपने डिसाइड किया बस फुटबॉल ही ठीक है, फुटबॉल ठीक है, यहाँ नहीं जाना, क्योंकि वहाँ कोई चांस ही नहीं था। अच्छा, फिर ये भी बताइएगा कि आप लोग इस टाइम फर्स्ट बार नॉर्वे जा रहे हैं, इससे पहले हमने देखा कि हमारी टीम जो है पाकिस्तान की फुटबॉल टीम ऐसे नहीं गई, उसके बाद चाइना में भी होने जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सपोर्ट है हमारी टीम को, और ओवरऑल अगर हम टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बातचीत करें, कौन कौन सी हमारे पास अचीवमेंट्स इस बार? अभी हमारे पास स्ट्रीट चिल्ड्रन में जो ब्राज़ील से बच्चे जीत कर आए थे, उसके बाद से पाकिस्तान में एक शौक चला है कि लड़कियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और फर्स्ट टाइम आज़ाद फाउंडेशन ने इसको स्टेप फॉरवर्ड किया है कि गर्ल्स को उन गर्ल्स को जाना चाहिए जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में जहाँ पे इनको चांस नहीं मिलता, उन लड़कियों को ये लोग आगे लेकर आए हैं।
और वहाँ सब एरियाज़ में से ट्रायल्स करने के बाद में कुछ बच्चियाँ सामने आई हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पे गैदर किया है। तो इसमें HBL सपोर्ट कर रहे हैं और इसके अलावा मुस्लिम हैंड्स जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। और स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है वर्ल्ड स्ट्रीट चिल्ड्रन वो इसमें पार्टनर्स हैं इनके। और नसीम हमीद स्पोर्ट्स एकेडमी से वहाँ बच्चियाँ आई हैं। ये नसीम का खुद का एक इरादा था कि वो लड़कियों को ट्रेन करें, वो ट्रेन करती थी, फिर उन्होंने मेरे पास भेज दिया क्योंकि वो खुद बहुत बिजी होती हैं। तो अब मैं इनको ट्रेन करती हूँ, वहाँ से कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ और एरिया से लड़कियाँ। अच्छा, आप कोच हैं और एक कोच को पता होता है कि उसका कौन सा प्लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, किसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, किसके अंदर स्पिरिट है। तो एक तो ये बताइएगा कि टीम में आपकी सबसे जो फेवरेट प्लेयर है वो कौन सी है, और दूसरा कोचिंग के साथ साथ डाइट प्लान्स क्या होते हैं, रूटीन क्या होती है आप लोगों की, ये सारा कुछ बताएं। इनकी न्यूट्रिशन भी उसी तरह से प्लान किया जाता है। जब एक बच्चा हमारे पास आ रहा है, अगर वो फिज़िकली वीक है या उसको और कोई न्यूट्रिशन की ज़रूरत है या मेंटली उसको कहीं हेल्प की ज़रूरत है, तो वो मेंटली टेक्निक और इनके न्यूट्रिशन का भी ख्याल किया जाता है। इनकी प्रॉपर डाइट प्लान की जाती है, मॉर्निंग में क्या देना है इनको, आफ्टर ट्रेनिंग क्या देना है, सेशन से पहले डाइट होनी चाहिए। अच्छा फाइमा हमारे साथ है। फाइमा, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपने अपने करियर का स्टार्ट किया है, फुटबॉल टीम में आपने शमूलियत इख्तियार कर ली है, फर्स्ट स्टेप तो आप ले रही हैं नॉर्वे जाने का, इसके बाद चाइना भी आपने जाना है। तो ये बताइए कि आपका पाकिस्तान के लिए गोल क्या है, क्या बनना चाहेंगी, पाकिस्तान को किस तरह से सर्व करना चाहेंगी? मुझे पाकिस्तान का प्लेयर बनना है फुटबॉल टीम में, और इंशाल्लाह अगर हम लोग नॉर्वे जाएंगे तो मतलब मेरा सोच यही है कि मैं अपने ऑन जो लड़कियां हैं, हमारे जो लड़कियां हैं, बाकी जो नहीं खेलते उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा फाइमा, आपका इंस्पिरेशन कौन है फुटबॉल में? आप किसको देखती हैं, किसके गेम्स आप ज़्यादा देखती हैं, किसके थ्रोज, किसकी किक्स, किसकी रनिंग आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? मुझे अभी तक मेरा कोई डर नहीं है। अच्छा, मैं आपकी फेवरेट हूँ, वो वाला टाइप का आपका है। चलिए, थैंक यू सो मच सूरत और फाइमा, आप लोग हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहेंगे कि इस तरह आप लोग इवेंट्स में जाएं और पार्टिसिपेट करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हम हर फील्ड में पाकिस्तान का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं और हम चाहते हैं कि फुटबॉल में भी हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और अब तो इंटरनेशनल प्लेयर जो है उन्होंने भी कह दिया है कि वो फुटबॉलिंग के लिए, कोचिंग के लिए कुछ टिप्स देने के लिए वो आएंगे। लेट्स सी कि वो कब आए। और बड़ी अच्छी बात है कि अब खवातीन भी जो है वो हमारी इस फील्ड में आगे जा रही है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। शो मिलेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे डॉक्टर नीलम से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और बात हो रही है थैलेसीमिया के हवाले से। थैलेसीमिया के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और सुन भी चुके हैं, मगर कहते हैं कि बाज़ औक़ात कैफियत तब्दील करके रख देते हैं। ऐसी ही कहानी थैलेसीमिया से मुतासरा 26 साल जतिन क्योलानी की भी है। हमारी टीम ने उनसे मुलाकात की है, उनका क्या कहना है आइए सुनते हैं। मेरा नाम जतिन केवलानी है। मैं 26 ईयर्स का नौजवान अटा खटा हूँ और थैलेसीमिया में मुब्तला हूँ। जैसे कि पाकिस्तान में काफ़ी सारे थैलेसीमिया के बच्चे हैं, तो मैं भी उन बच्चों के तरह मैं भी थैलेसीमिया में मुब्तला हूँ। और मैं बहैसियत एक लीडिंग राइस एक्सपोर्टर बिजनेसमैन हूँ, और उसके साथ साथ मैं थैलेसीमिया के लिए सोशल वर्कर भी हूँ। उसके साथ साथ मैं एक नेशनल यूथ असम्बली है उनका मेंबर भी हूँ। जब मैं पैदा हुआ था तो अराउंड 2 या 3 महीने का था, जो मेरे पेरेंट्स जैसे मुझे बताते हैं आजकल 2 या 3 महीने का था, तो मैं थैलेसीमिया में मुब्तला हुआ था। जब मैं बिल्कुल ही सही तरह 2-3 महीने तक सही चल रहा था, जब आहिस्ता आहिस्ता मैं 2-3 महीने गुजरते गए तो उसमें मैं पीला होना पड़ गया या खाना नहीं लग रहा था, भूख नहीं लग रही थी। तो इस तरह मुझे फिर डॉक्टरों के पास ले जाया गया और डॉक्टर्स में मिला, गांव में रहता था, डॉक्टर्स के पास मिला। उसके बाद कराची का मशवरा मिला। वहाँ पे जब मेरी लैब टेस्ट हुई तो मुझे डायग्नोज हुआ थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया ना कोई जानलेवा मर्ज है, ना कोई आज तक थैलेसीमिया से मरा है। थैलेसीमिया जस्ट एक कंडीशन है जिसमें आपको हर महीने ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और थैलेसीमिया के 3 टाइप्स हैं। थैलेसीमिया मेजर जो ब्लड डिपेंडेंट होता है, थैलेसीमिया माइनर जिससे थैलेसीमिया फैलता है, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट जो कि आपको 2-3 साल की उम्र में जब थैलेसीमिया डायग्नोज हो
तो वो थैलेसीमिया इंटरमीडिया कहलाता है, जिसको ब्लड की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है, पर पड़ती है ज़रूरी। मैंने डॉक्टर्स के पास खुद जाना, क्लिनिक्स में जाना, हर चीज़ में खुद मेंटेन करता हूँ और आज माशाल्लाह 26 साल का हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ और एक लीडिंग बिजनेसमैन खड़ा हूँ आपके साथ, बहसीत बिजनेसमैन के, और प्रेसिडेंशियल अवार्ड होल्डर भी हूँ मैं। पाकिस्तान का सदर ममनून हुसैन ने मुझे अवार्ड भी दिया था, फॉर द बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मुझे। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि थैलेसीमिया का बच्चा वो हर चीज़ कर सकता है जो नॉर्मल बंदा भी नहीं कर सकता। असल में थैलेसीमिया में क्या होता है, अगर आपकी शुरुआत से अगर प्रॉपर सही तरह ट्रीटमेंट ना हुआ हो तो आपकी हाइट्स वगैरह, ग्रोथ वगैरह रुक जाती है। जैसे कि मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ, तो मैं जब बाहर ट्रैवल करता हूँ, जब किसी कस्टमर के साथ वैसे ईमेल्स पे, फ़ोन्स पे मैं रब्ता रखता हूँ, जब उनके साथ फेस टू फेस मीटिंग पे जाता हूँ, तो जब मैं उनकी ऑफिस में एंटर होता हूँ कि वो बोलते हैं आप हैं जतिन, यार ये तो बच्चा कहाँ से आ गया। तो उस चीज़ों में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये है कि बंदे को थोड़ा डाउन करती हैं, पर उससे भी डरना नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी बात करने का तरीका अगर हाई हो तो आप दुनिया की हर चीज़ को छू सकते हो, दुनिया की हर वो चीज़ है जिसको आप हासिल कर सकते हो। अपने लिए नहीं सोचो तो अपनी फैमिली के लिए सोचो कि यार आपको दुख हो, दर्द होगा तो आपकी फैमिली को आपसे डबल दर्द होगा। तो कभी भी मौत से नहीं डरो, मौत जब आनी होगी, जितने दिन लिखे होंगे ना आपके आएंगे। मैं भी कुछ पता नहीं है, कभी भी चला जाऊं, पर ये कि जब बंदा कॉन्फिडेंट होता है, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप उनके एहसान मानो। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, सेहतमंद रहा, तो इंशाल्लाह ताला इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके जाऊंगा पाकिस्तान में, जो कि कल को कोई उंगली नहीं उठा के बोले कि यार ये थैलेसीमिया का बच्चा है और ये 10 साल में मर जाएगा। कल को कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आके ये बोले, या कोई बंदी नहीं है कि ये बोले कि यार ये बच्चा मर जाएगा, आपके बच्चे को थैलेसीमिया हो गई है। थैलेसीमिया जानलेवा मर्ज है, थैलेसीमिया में बच्चे मर जाते हैं, अगर आप इनकी मदद नहीं करोगे तो ये मर जाएंगे। ऐसा कोई बंदा पाकिस्तान में रह ही नहीं। मैं ऐसा मिसाल यहाँ पे पैदा करना चाहता हूँ। जतिन की बातें आपने सुनी और इतनी ज़्यादा दिल को छू लेने वाली बातें थी, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा मैं कभी भी मर जाऊं लेकिन मैं कुछ करके जाना चाहता हूं इन तमाम बच्चों के लिए, थैलेसीमिया के शिकार लोगों के लिए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ATMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अतीकुर रहमान साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, AMTF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे साथ है अतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले तो हम बात डेफिनेटली आज क्योंकि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जा रहा है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस हवाले से बहुत काम कर रही है। 12 इयर्स ऑफ सर्विस अब तक आप प्रोवाइड कर चुके हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे मेन जो अचीवमेंट है इसकी यही है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, दुनिया तो थैलेसीमिया फ्री होती जा रही है, इसके लिए हर साल अवेयरनेस के लिए ये दिन भी मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी रेशो में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आ रही। क्या वजह समझते हैं, रूट कॉज क्या है? आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया और बहुत खुशी हुई मुझे कि इससे मुझे मौका मिला कि मैं आपको काफ़ी बातें बता सकूं। देखिए, ये जो थैलेसीमिया डे मनाया जाता है ना, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ही मनाया जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान का ही बुखार है। अब सारी दुनिया ने अपने आप को थैलेसीमिया फ्री कर लिया और इसकी मेन वजह उनकी अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट का सपोर्ट था, जिसने इस बात को कंपलसरी और मैंडेटरी किया कि वुड बी हस्बैंड एंड वुड बी वाइफ सब थैलेसीमिया का टेस्ट करा लें। ये एक लाइनर है कि थैलेसीमिक माइनर की दूसरे थैलेसीमिक माइनर से शादी नहीं होनी चाहिए। थैलेसीमिक माइनर होना एक जीन है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये टेस्ट से पता चलता है कि ये जीन आपके अंदर है या नहीं है। अगर ये जीन आपके अंदर है तो एक थैलेसीमिक माइनर दूसरे थैलेसीमिक माइनर से अगर शादी करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके अंदर थैलेसीमिक मेजर आएगा। और थैलेसीमिक मेजर हम हमेशा कहते हैं कि माँ बाप की गलती से पैदा होता है, इट्स अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजीज़, और ये इतनी डेंजरस और फैटल डिजीज़ है कि ये बच्चा परमानेंट गेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल होता है। दुनिया में सब ने अपने इस थैलेसीमिया की बीमारी और स्मूजी मर्ज से काबू पा लिया है, लेकिन एक हमारे यहाँ काबू नहीं है। आप कोशिश भी करें तो कोई सुनवाई नहीं है, किसी को अवेयरनेस की पोलियो का, हेपेटाइटिस का और दूसरी टीबी वगैरह की बीमारियों को सारी दुनिया को और पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन नहीं पता तो थैलेसीमिया का नहीं पता। थैलेसीमिया एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जो तेज़ी से हमारे नर्व्स और आर्टरीज में दाखिल हो रहा है। ये बेबी किसी जगह भी पैदा हो जाए तो उसके माँ बाप एक सोशल
इस सोशल लेवल को लेकर किसी भी सोशल काम के नहीं रहते, बस ये हर वक्त उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं, बिकॉज दिस चाइल्ड इज़ अ परमानेंट गेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। इस बच्चे को इसके लाइफ लाइन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ब्लड की ज़रूरत होती है। इसका ब्लड टूट जाता है, किसी को 15 दिन में, किसी को 1 महीने में, किसी को हर हफ्ते ब्लड की ज़रूरत होती है। ये इसकी लाइफ लाइन है। जब उसको ब्लड दिया जाता है तो उसके साथ कैरी करते हैं आयरन के लोड्स, जो आयरन के लोड्स इसके लिए फैटल होते हैं और वो इसको डिस्ट्रक्ट भी कर रहे होते हैं। उसको अक्सर हार्ट अटैक देते हैं, उसकी लीवर फंक्शनिंग ख़राब करते हैं, उसको बोन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो वो एक कर्व का शिकार रहता है। ये बच्चा इतने पेन में, गौनी में, एंगुशस में रहता है और इस कदर पेन का शिकार होता है कि इसको बार बार डेडिकेटेड डॉक्टर्स के अलावा आईसीयू में भी जाना पड़ता है। AMTF एक पाकिस्तान का ऐसा फ़ख्र वाला अदारा है जिसके पास अंडर वन रूफ तमाम फैसिलिटीज़ इन बच्चों के साथ विदाउट कैश काउंटर मौजूद है। लेकिन अलमिया ये है कि ये बच्चे बजाय घटने के हमारे कोशिशों के बाद बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमारे पास मुल्क में हमारी पॉपुलेशन में 4 से 5 हज़ार बच्चे ऐड हुआ करते थे। जितना हम काम कर रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है रेशो, बजाय इसके कि घटे। और इस बार का कंसेंसस 8 से 9 हज़ार आया, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। 1.5 करोड़ थैलेसीमिक माइनर्स हैं। अगर इनकी आपस में शादी हो जाए तो पाकिस्तान का क्या असर होगा। ये सारी चीज़ें सीखने की हैं और ये सिर्फ थैलेसीमिया डे पे हम ये बातें कर रहे होते हैं। ये बातें तो हर रोज़ करने की हैं और इसको समझने की, और इस बीमारी से हमें हर हालत में बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जहाँ पर हमें अवेयरनेस देनी चाहिए। मेडिटेरेनियन एनीमिया है, कुलीज एनीमिया है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, लोगों के अंदर तेज़ी से ये फैल रहा है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि किस तरीके से आपको प्री मैरिज टेस्ट करवाने चाहिए और किस तरीके से आप आगे आने वाली यूथ को बचा सकते हैं। आपका इदारा थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। डेफिनेटली हमने अभी सुना भी और आपने बताया भी। ये बताएं कि ओवरऑल जो भी प्रोसेस है सारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस होता है, पेरेंट्स आते हैं, तो किस तरीके से आपका इदारा जो है उनको केटर करता है और किस तरीके से आपको जो ब्लड आपको लोग डोनेट करके जाते हैं? क्योंकि बहुत दफ़ा ये भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं जहाँ से अगर ब्लड लगवाया जा रहा है या उसकी ट्रांसफ्यूजन करवाई जा रही है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो किस तरीके से आपका ओवरऑल चेक एंड बैलेंस होता है? क्योंकि थैलेसीमिया के शिकार जो बच्चे होते हैं उनको सिर्फ ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है, उनको एक गुडी एटमॉस्फेयर भी चाहिए होता है, उनके लिए सिस्टर भी होती हैं। तो किस तरीके से आप सारा ट्रीटमेंट केटर करते हैं? जी, इसको बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स पे हम काम कर रहे हैं जी। और इसका सबूत यह है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे इलाज करा रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे प्रोटोकॉल पे हो रहा है कि उनकी लाइफ लाइन जो है ना वो 18 से 20 साल तक भी जा रहे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात है, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि व्हाट आई फील इज़ दिस कि कौम जहाँ थैलेसीमिया की अवेयरनेस लेने को तैयार नहीं है, वहाँ पे this nation is shy on donating the blood also. This is also a very challenging attitude by the nation. इस पे बात थोड़ी सी करके मैं आगे बढ़ता हूँ कि ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। ब्लड डोनेशंस सिर्फ थैलेसीमिया डे पे करने की नहीं होती या कोई एक्सीडेंट्स पे करने की नहीं होती या कोई इमरजेंसीज या डिजास्टर्स पे ब्लड डोनेशंस की ड्राइव नहीं आती। ब्लड रेगुलरली डोनेट करना चाहिए फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ दीज थैलेसीमिक चिल्ड्रन एंड दूसरे जिन लोगों को ब्लड की जरूरत है। तो हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है, वी गो फॉर ब्लड ड्राइव, रिक्वेस्ट यूथ, इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स, दे ऑल एंड वी अरेंज ब्लड ड्राइव। उससे हम ब्लड हासिल करते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जितनी ब्लड ड्राइव के लिए हम कोशिश करते हैं हमें उतना ब्लड नहीं मिलता। हमें जितना 100% ब्लड चाहिए होता है अपने बच्चों के लिए, तो हमें कोई वो इतनी मैसिव ब्लड ड्राइव करने के बावजूद भी हम सिर्फ 25% हासिल कर पाते हैं। फिर हमें हेल्प लेनी पड़ती है उधर। तो इन बच्चों को बहुत अच्छे से इसको ब्लड बैंक में इसकी स्क्रीनिंग होती है और हमारा बहुत ही हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है। ये तमाम प्रोसेस से वो ब्लड को गुजर क्योंकि एक बच्चे का पहले ही हेमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है, उस ऊपर से अगर कोई ऊपर नीचे उसके ब्लड के अंदर कोई चीज हो जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम। जी, वी आर वेरी केयरफुल इन दैट। और वो उस प्रोसेस से गुजर के फिर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है और उसके बाद फिर उसको एक आयरन किलिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसमें उसके आयरन लोड्स बढ़ जाते हैं जो उसकी डेथ का कॉज भी बन सकती है। अच्छा, ये बताइएगा अतीक साहब के बहुत से लोगों को इस हवाले से जो इस वक्त हमारा शो भी देख रहे हैं, थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं जिनकी फैमिली में थैलेसीमिया का कोई पेशेंट है, वो तो डेफिनेटली इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी लेते हैं, जानना भी चाहते हैं इसके बारे में मजीद, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी। लेकिन जो लोग जिनकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है, उन लोगों के लिए इसका जानना, इस बीमारी का जानना कितना ज़रूरी है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस वक्त क्या कर रही है?
हम लोग जब ब्लड ड्राइव्स पे जाते हैं तो उससे पहले आधे घंटे का एक सेशन करते हैं जिसमें मोटिवेट करते हैं ब्लड ड्राइव के लिए और थैलेसीमिक अवेयरनेस सेशंस भी करते हैं, बताते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। इसका बहुत बड़ा सबक नहीं है, दुनिया में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो सिर्फ कहने से चली जाए। आज आपने मेरे से सुन लिया ये बात, आज उसको आप आगे बढ़ाएंगी तो इस तरह ये कहने से बीमारी जा सकती है, लेकिन हम वो कहने से भी शर्मा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है हमारे अंदर। The basic specific lesson is this कि thalassaemic minor should not marry the other thalassaemic minor. The crush and the accident will start there. लेकिन लोगों में तो यहाँ पर इस चीज की अवेयरनेस है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता, शादी हो जाती है एंड देन जब लड़की कंसीव कर जाती है उसके बाद आपको जाके पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है और अब हमारे लिए मजीद कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। काफी मेडिकल बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब कंसीव भी कर ले या कंसीव से पहले जिनके अंदर कोई इस तरह का सिम्टम्स पाया जाता है तो वी हैव द ओरिएंटेशन, मेडिकल ओरिएंटेशन डिपार्टमेंट फॉर दी मदर्स, एक्सपेक्टेड मदर्स, जो इस तरह का कुछ होता है तो वो एक टेस्ट होते हैं, वो करा लेते हैं उसमें वो बच्चे के, तो उससे पता चल जाता है कि ये थैलेसीमिक मेजर है। कुछ सुपरफिशियल बातें कर लेते हैं और उनमें ये है कि कुछ मेजर थैलेसीमिक बच्चे होते हैं, कुछ माइनर होते हैं और कुछ इंटरमीडिएट होते हैं, कुछ स्ट्रेटर होते हैं। तो ये बताएं कि जो बहुत ज़्यादा आपके पास मेजर हालत में आते हैं, सिवियर हालत में आते हैं, तो उनके लिए फौरी तौर पर आप अर्जेंट बेसिस पे क्या ट्रीटमेंट करते हैं और जो माइनर प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं उनके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है? देखिए माइनर तो बस थैलेसीमिक मेजर माइनर्स कह रही हैं आप, यानी जिनकी बीमारी जरा कम होती है और जिनकी सीवियर होती है। सीवियर तो डायरेक्टली गोज थ्रू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड द आईसीयू। एएमटीएफ को अल्लाह ताला ने वो नेमत दी है जिसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट 5 बेडेड आईसीयू है और दूसरों के पास नहीं है ये, और हम दूसरे जितने थैलेसीमिक अदारे हैं जो इस पर काम करें उनको भी हमने ये सर्विस दी हुई है, वो भी हमारे पास हो, तो उनको फिर वहाँ पे उसके जो बेसिक ट्रीटमेंट्स है उससे उनको स्टेबल करने की कोशिश की जाती है, जहाँ पे हर इंस्ट्रूमेंट और हर इक्विपमेंट मौजूद है, वेंट से लेके तमाम चीजें, और वो उनको स्टेबल करने की कोशिश करती है। जहाँ तक माइनर है अगर वो हमसे रजिस्टर होते हैं, देखिए आपको बात बता दूं कि चूंकि थैलेसीमिया का मर्ज बड़ी तेजी से बढ़ रहा है तो हर अदारे में रजिस्ट्रेशन बंद है, बिकॉज वी हैव ऑल्सो अ लिमिट। हम एक बहुत बड़ी लिमिट पे काम कर रहे हैं, वो नंबर्स लेने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ये है कि दैट इज इन हायर डिजिट्स। उस पे जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे चूंकि विदाउट कैश काउंटर तो हम अपने वसाइल के हद तक रहते हैं, तो वी हैव क्लोज द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जहाँ पर हम मेडिकली ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तमाम लोग ही कोशिश करते हैं जहाँ पे भी ये बच्चे एडमिट होते हैं कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। वहाँ ये बताएं कि वही जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि थैलेसीमिया के बच्चों को इन्वायरमेंट, गुडी गुडी इन्वायरमेंट, उनको प्यार मोहब्बत, हमने देखा है कि वार्ड्स के अंदर फूल रखे होते हैं और बच्चों के टॉयज रखे होते हैं, तो उस सिलसिले में ये तमाम चीज़ें जो होती हैं कितनी हेल्प आउट करती हैं? देखिए ये साइकोलॉजिकली बड़ी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं ये बच्चे। दे फील दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल, फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। तो उनको जहाँ पे डे केयर में होते हैं, जहाँ उनको 6-6 घंटे ब्लड लगता है, जहाँ पे या उनकी आयरन चिलेशन हो रही होती है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसका एक माहौल बनाया जाता है, बड़ा खूबसूरत माहौल होता है, वो टीवी भी देख रहे होते हैं और फिर उनको थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने पीने को भी चाहिए होता है, क्योंकि एक बच्चा ऐसे करके हाथ रख के लेटा हुआ है, वो थक भी जाता है और उसका एक प्रोसेस चल रहा है, अक्सर उसको उसके लिए आना पड़ता है। तो दे आर विद अस, दे आर ट्रीटेड एज अ गेस्ट। जिस तरह हम अपने बच्चे को ट्रीट करें अपने घर में, हम उन बच्चों को भी वैसे ट्रीट करते हैं। यू कम एंड सी इट, दे आर आवर गेस्ट, एंड व्हेन दे आर आवर गेस्ट तो हम उनके खाने, नाश्ते, फ्रूट, सब चीज का इंतजाम टोटल रखते हैं और उनको मोटिवेट भी करते रहते हैं। आज हमारे सारे बच्चे मिलके मूवी देखने जा रहे हैं, तो यू नो लाइक दिस। अच्छा अतीक साहब ये भी बताइएगा कि हम पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो डेफिनेटली यहाँ के लोगों का एटीट्यूड और एप्टीट्यूड ऐसे लोगों की तरफ बहुत मुख्तलिफ होता है, बहुत डिफरेंट होता है। और हमारे यहाँ पे एक कॉमन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि किसी भी अगर हम बीमारी का नाम लेते हैं हमें सबसे पहले ये टेंशन होती है कि कहीं इन्फेक्शियस तो नहीं है, कहीं ये हमें तो नहीं लग सकती, और हम ऐसे लोगों से थोड़ी सी किनारा कशी इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या समझाना चाहेंगे? देखिए मर्ज तो अल्लाह की तरफ से आता है, लेकिन हमें एहतियात के मशवरा भी दिया गया है और बात सारी है कि एहतियात हम करें तो बहुत अच्छा है। थैलेसीमिया का कोई मर्ज नहीं है, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजीज है, एक बेचारे बच्चे के अंदर वो बीमारी है, वो कुछ छूत तो है नहीं किसी को लग जाए, तो ये बच्चा तो बहुत प्यार का मुस्तहिक है ये, और इसको तो अब बल्कि आके अक्सर आए और इस बच्चे को प्यार भी दें ताकि इसको फील हो कि सारे लोग इसे प्यार करते हैं। तो ये एटीट्यूड कैसे चेंज किया जा सकता है लोगों का? आई डोंट नो, मैं तो अपनी एग्जांपल दूंगा, मैं एक बिजनेसमैन हूं, लेकिन आई हैव डिवोटेड माय लाइफ टू एरेडिकेट थैलेसीमिया फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे एग्जांपल को लेके
आप सब लोग आगे आए और इस बीमारी को स्मूथ से खत्म करने में मेरी मदद करें, मेरे अदारे की मदद करें, हम सब की मदद करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें टाइम दिया और आप थैलेसीमिया के ऊपर बात करने के लिए आप आए। हमारे साथ डायरेक्टर अतीकुर रहमान साहब मौजूद थे जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें की। और थैलेसीमिया का जो मर्ज है ये देखा जाए तो फेटल है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसके लिए सबसे बेहतर बात यह है कि पेरेंट्स पहले खुद ही जो है अपने तमाम टेस्ट मुकम्मल कर लें और फिर उसके बाद जो है वो कोई भी अगर आगे उनको प्लानिंग करनी है तो वो उस तरीके से मूव ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे भी सेहत की अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला की अता की गई नेमतों में सबसे अजीम नेमत है और गौर किया जाए तो एक सेहतमंद इंसान जो है वो बहुत से दूसरे इंसानों के लिए भी बहुत मददगार साबित हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी में बहुत से ऐसे मराहल आते हैं जब कितनी ही दौलत, जायदाद, ओहदा या तरक्की हो, सब बेकार हो जाते हैं और महज एक इंसान ही दूसरे की तकलीफ दूर कर सकता है। ऐसी एक डॉक्टर नीलम भी हैं जो थैलेसीमिया के मरीजों के लिए काम कर रही हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या कह रही हैं। ये बच्चे यूजुअली फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में प्रेजेंट करते हैं जब इनमें खून की कमी होने शुरू होती है, एनीमिया के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, तो पेरेंट्स इनको लेके जाते हैं, इनका टेस्ट करवाते हैं। सीबीसी में पता चल जाता है कि बच्चे का हीमोग्लोबिन कम है। उस टेस्ट के बाद ये बेसिकली डायग्नोज होती है बीमारी और उसके बाद फिर वो बच्चा जाके यूजुअली जो NGOs काम कर रही हैं वो थैलेसीमिया सेंटर्स में उनको रजिस्टर कर लिया जाता है और फिर उसकी एज पर रिक्वायरमेंट रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स होती रहती हैं। उन ट्रांसफ्यूजन्स के साथ साथ बेसिकली इनको आयरन की रेशन, क्योंकि हर ट्रांसफ्यूजन के साथ बच्चे के जिस्म में बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन भी जा रहा होता है। बेसिकली जो कपल है, यानी कि अगर दो माइनर की शादी हो रही है, ठीक है, मदर और फादर दोनों अगर थैलेसीमिया माइनर है तो देयर आर 25% चांसेस इन ईच प्रेगनेंसी के जो बच्चा जो पैदा हो रहा है वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। हमारे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिसमें कि 3 बहन भाई या 4 बहन भाई सब थैलेसीमिया मेजर हैं। तो ऑब्वियसली दे आर बर्डन ऑन द फैमिलीज, दे आर बर्डन ऑन द सोसाइटी। और जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी बहुत गिल्ट होता है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ स्क्रीनिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है। हालांकि ये डिज़ीज़ बहुत हाईली प्रेवलेंट है और इस पर काफ़ी अरसे से बात हो रही है कि अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करवाए जाएँ, लोगों में अवेयरनेस डेवलप करवाई जाए कि शादी से पहले वो अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं। जब फैमिली में एक ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद फिर उन्हें पता चलता है कि इसके क्या मसाइल हैं और कितना लाइफ लॉन्ग उस चीज़ को बेयर करना और उसका ट्रीटमेंट करवाना, और वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो इन पेशेंट्स के लिए क्यूरेटिव ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। ऑब्वियसली ये एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्रांसप्लांट बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, तो उस तक तो बच्चे नहीं जाते। लेकिन हाँ, अलबत्ता जो थैलेसीमिया सेंटर्स हैं वो ट्रांसफ्यूजन और डिफरेंट ड्रग्स के थ्रू और प्रॉपर मॉनिटरिंग के थ्रू इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर देते हैं। डॉक्टर नीलम की बातें आपने सुनी हैं और देखा कि वहाँ पर थैलेसीमिया के बच्चे भी थे जिन्हें माहौल दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली जहाँ पर इससे प्रिवेंशन की ज़रूरत है, इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसकी क्योर की ज़रूरत है, वहाँ पर उन्हें स्पेशल केयर देने की भी ज़रूरत है और हमारे एटीट्यूड का उन बच्चों की तरफ चेंज होने की भी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल अनम, इसी के ऊपर मैं आपको बताऊं कि आज न्यूज़ से मैंने एक बहुत स्पेशल रिपोर्ट बनाई थी थैलेसीमिया के ऊपर और मैं प्रॉपर वार्ड में गई थी और उन तमाम बच्चों से मिली थी। ये तमाम बच्चे सलाहियतों में किसी भी तरह किसी से पीछे नहीं होते, ये मूवीज़ देखते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। और मुझे बहुत अफसोस हुआ था जब एक बच्ची ने कहा कि आजकल मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और मैं यहाँ एडमिट हूँ और मेरे दोस्त जो हैं मुझे मिस कर रहे होंगे। तो दिस इज़ समथिंग रियली वेरी सैड। हमें सबको मिलकर इसको सपोर्ट करना है। अब जितने लोग इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं तो अल्लाह करे उनको सेहत मिले, लेकिन हम इस तरीके से बाकी लोगों को बचा सकते हैं कि हम उनमें अवेयरनेस दें कि वो प्री मैरिज टेस्ट जरूर करवाएं। बिल्कुल, और पाकिस्तान में हम चाहेंगे कि पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री बनाया जाए और इस कॉज को और लोगों के दरमियान इस अवेयरनेस को जो है वो मजीद क्रिएट किया जा सके। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक जिसके बाद मिलेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब बात कर लेते हैं कुछ खाने पीने की। और खाने पीने की जब भी बात आती है तो मेरा और आप सबका ध्यान मावरा की तरफ जाता है और आज देखते हैं कि मावरा क्या बना रही हैं। आपको पता है बारबेक्यू सैंडविचेस बन रहे हैं आज एंड आई होप के मजेदार होंगे। लेट्स सी।
बड़े ही जबरदस्त से बारबेक्यू क्लब सैंडविचेस हैं और बारबेक्यू सॉस के साथ इन्हें सर्व किया जाए तो कितने मजे के लगेंगे ना। बिल्कुल। एंड आई होप कि मॉर्निंग के टाइम अगर ये खाएं तो आपका पूरा दिन मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। तो हाँ, और फिर जो दिन वाली जो भूख है ना लंच वाली वो हमें इवनिंग में जाके लगेगी और फिर हमारा रूटीन जो है वो कुछ डिस्टर्ब होगा, लेकिन सैंडविचेस के लिए सब कबूल है। खैर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि औलाद माँ बाप के जिस्म का ही हिस्सा होती है, तो ये वालिदैन किस तरह से इस तकलीफ को सह रहे होंगे जिनके बच्चे थैलेसीमिया जैसी बीमारी में मुब्तला होंगे। बिल्कुल, मगर कुछ वालिदैन ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों के लिए शुरू में तो बहुत तकलीफ उठाते हैं लेकिन बाद में हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन एक ऐसी माँ हमारे साथ हैं, शाहीना, जिन्होंने अपने बच्चे का मुकम्मल ट्रीटमेंट कराया और अब उनका बच्चा नॉर्मल जिंदगी गुजारा है। तो जरूरत है तो सिर्फ अपनी हिम्मत और हौसले को मजबूती से सामने किया। आइए उनकी बात सुनते हैं। मेरा नाम शाइना है, मैं शहरूज की मदर हूँ। मेरा बेटा थैलेसीमिया पेशेंट है। इनको ये मसला बस 6 महीने से था। हम लोगों को पता नहीं था कि इनको थैलेसीमिया हो गया, लेकिन जब बाद में हम लोग टेस्ट वगैरह करवाए तो उसमें पता चला कि थैलेसीमिया है। इलेक्ट्रोफोरेंस के टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने कहा कि आपका ये मसला ना आएगा। थोड़ी परेशानी तो हम लोगों को हुई थी, लेकिन फिर हम लोग बाद में सेटअप हुआ कि ये ज़िंदगी का मसला हो गया, तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। तो हम लोगों ने अपनी लाइफ की तरह बना ली है और माशाल्लाह नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। डॉक्टर ने भी हमें तसल्ली दी कि ऐसा होता है, बातों का होता है कि दिल्ली जिगर काम करना छोड़ देते हैं बच्चों के। इसमें फंक्शन वगैरह चलता है लेकिन वो काम नहीं करता, और इसमें ये होता है कि दिल वगैरह सब सही काम करता है लेकिन दिल्ली जो है ना बढ़ जाती है, काम करना छोड़ देती है, जिगर वगैरह काम करना छोड़ देता है। इस वजह से पता चला हम लोगों को, हमें पता नहीं था। इनको बुखार वगैरह आने लगा था, फिर टेस्ट वगैरह करवाए तो उससे पता चला कि इनको ऐसे हमें प्रॉब्लम हो गई है। फिर हम लोगों ने अपना दिल को मुतमईन किया कि अब ये ब्लड का मसला है, ब्लड इनको लगेगा, क्योंकि इनके रेड सेल काम नहीं कर रहे थे, वाइट सेल काम कर रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा उनको रेड सेल देने पड़ेंगे ब्लड के लिए। फिर हम लोगों ने उसका दिल मुतमईन किया उनको, इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके फिर हम लोगों ने ब्लड लगवाया। सबसे पहला ब्लड इनके मामू ने दिया था उनको, फिर हम लोगों ने बाहर से ब्लड लिया, फिर लगवाया। फिर इनके माशाल्लाह 6 महीने के थे, 6 मंथ के थे जब से इनको ब्लड लगता रहा, और माशाल्लाह 20 ईयर्स के हो गए। दो 3 महीने बाद लगता था, उनको छोटे थे ना तो उतना ब्लड नहीं लगता था। उनको आधा बैग लग गया, सवा बैग लग गया, छोटा बैग लग गया, हाफ बैग। जैसे जैसे बड़े होते गए ना वैसे वैसे इनको ब्लड की, जैसे हम लोग खाना जिसम में चाहिए वैसे इनको ब्लड चाहिए। अब तो माशाल्लाह 20 साल के हो गए, 20 ईयर्स के हो रहे हैं, तो उनको ब्लड हफ्ते में 15 दिन में, 15 डेज में, 20 डेज में लगता है। फिर इसके बाद इनके आयरन की टैबलेट्स हैं, डिस्फॉल है, वो ये कंटिन्यू लगाते हैं। अगर ये नहीं लगाए तो उससे उनका आयरन बढ़ जाएगा, उनके कानों में बहरापन हो जाता है, उनके दिल में आता है, उनके टांगों में आ जाएगा आयरन बढ़ के, उनके घुटने बैंड हो जाते हैं। बच्चों के कभी कान में आ जाता है, किसी बच्चों के दिल में आ जाता है, तो उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अगर आयरन बढ़ता रहेगा इस तरह तो इस तरह की तबीयतें ख़राब होती है बच्चों की। नॉर्मल लाइफ अपन टैबलेट देते हैं जिससे नॉर्मल बच्चे होते हैं उस तरह रहते हैं। तो टाइम पे मेडिसिन लेना, टाइम पे खाना, टाइम पे रहना, स्कूल वगैरह जाना, कॉलेज वगैरह जाना, इस तरह का सब काम करते हैं। यूनिवर्सिटी वगैरह में आ गए माशाल्लाह, तो माशाल्लाह बड़े हो गए तो जल्दी जल्दी ब्लड लगता है। जैसे हमारे जिसम में खुराक है, खाना नहीं मिलेगा तो वीकनेस हो जाती है इनको, तो ये पता चला था। फिर ये लोग ब्लड के लिए बुलाते हैं कि आप ब्लड के लिए आ जाएँ। CBC होती है, इनको समझ चलता है कि इसमें ब्लड इतनी हो गई है। टाइम पर रखते हैं बच्चों की ना, अगर टाइम से नीचे हो रहा है तो इनकी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं बच्चों की। ये माशाल्लाह हर चीज़ टाइम पे लेते हैं, ब्लड इनको ट्रांसफ्यूजन टाइम से मिल रहा है, डिस्फॉल इनको टाइम से मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है इनको माशाल्लाह, तो ये ठीक रहते हैं बच्चे। और जितना बताएं सबसे ज़्यादा उनका आयरन का मसला है, इन बच्चों का आयरन बढ़ना नहीं चाहिए। आयरन टाइम से रहेंगे तो ये बच्चे 70 ईयर्स तक जिएंगे। सारे बच्चों को अल्लाह में हिम्मत दे, सब बच्चों को बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है कि थोड़ी सी वालिदैन भी साथ देना, वरना तो बहुत होता है बहुत से वालिदैन देखते नहीं है बच्चों को, पलट के देखते नहीं कि ये बच्चा है, ऐसा है, बीमार है, इसको ऐसे ही रहने दो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग, मैं तो हर दफ़ा साथ ही आती हूँ, और बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो जो आते हैं यहाँ पे साथ। तमाम बच्चों के लिए कहूँगी कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी सेहत दे और इस हॉस्पिटल को अल्लाह में कायम रखे। हम जो कुछ भी ऐसे बच्चों के लिए करना चाहते हैं एटलीस्ट सिर्फ आज के दिन ही नहीं करें, बल्कि पूरा साल ही ऐसे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए जिनको थैलेसीमिया है। खैर आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान का चमकता सितारा वर्दा, जो बहुत अच्छी हैंडमेड आर्टिस्ट भी हैं और डिज़ाइनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज वर्दा जो है वो मेरी कज़न का नाम भी है और इसके मायने होते हैं फूल के, और मैं देख रही हूँ कि आपके तमाम स्टफ में जो है बड़ा कलर है और बड़े फ्लावर्स हैं, यही वजह है इसकी? एक्चुअली ये वजह नहीं है, बट एक्चुअल जो वजह है कि डू कलर अट्रैक्ट्स मी ना, कलर्स अट्रैक्ट्स मी, तो इसीलिए मैंने अपने बैग्स और इवन अपनी कुर्तीज़ में भी जो मैंने काम स्टार्ट किया हुआ है
उसमें मैंने कलर्स को बहुत फोकस्ड रख के मतलब उस पर काम किया है। अच्छा वर्दा, सबसे पहले तो हम आपके जो कि हमने काम देखा है, आपके बैग्स देखे हैं, कपड़े देखे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, इसके लिए तो हम आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे सामने एक बैग भी रखा हुआ है और सारे जो आपके तकरीबन बैग्स हैं जो कि इस वक्त डिस्प्ले भी किए गए हैं, और अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं तो आपके सारे इन बैग्स पर हमने देखा कि ट्रक आर्ट बहुत ज्यादा है। आपका मेन फोकस यही था? एग्जैक्टली, मैंने ट्रक आर्ट थीम पे ही सारा बेस्ड काम किया है। सिर्फ बैग्स या फिर कपड़े भी? नहीं, बैग्स मेरे ट्रक आर्ट थीम पे बेस्ड। क्योंकि आजकल हमने देखा है कि बहुत सी जो कुर्तीज हैं उस पे कभी ऑटो रिक्शा बना होता है, कभी ट्रक आर्ट हुआ होता है, तो कुछ लोगों ने कपड़ों के मामले में भी इसी तरह काम करना शुरू किया। नहीं, मैंने सिर्फ बैग्स तक इसको ट्रक आर्ट रखा है। बाकी अगर मेरी कुर्तीज आप देखती हैं तो उसके फ्लावर्स, उसके कलर्स जो हैं वो ट्रक आर्ट से मैच करते हुए हैं, बट दैट डजंट बिलोंग्स टू ट्रक आर्ट थीम। अच्छा, सही। मुझे पहले पता होता कि वर्दा आ रही है इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेके, बैग्स लेके, तो मैं सैटरडे को शॉपिंग ना करती और बैग ना लेती। मैंने क्यों शॉपिंग कर ली। अच्छा, ये जो आपने आर्ट बनाया है बड़ा जबरदस्त है, इस पे आपने क्या लिखा है? वेलकम टू कराची, हॉर्न प्लीज। व्हाट डज दैट मीन? That seriously means कि it's a sign of truck art. Like अगर आपने truck art images और trucks पे देखे हो, exactly buses वगैरह में जो मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर लड़कियाँ ये बैग लेके बाहर जाएंगी तो ये हॉर्न पीस किसके लिए? ये कराची में जितनी भी वायलेंस होती है ना, जितने भी धुआंधार हॉर्न और ट्रैफिक जैम, मुझे लगता है ये उसके उस टाइम पे जो है ना सामने से अगर लड़कियाँ इसको कैरी करती हैं और कहीं मार्केट में चलती हैं तो लोग जो टक्कर मारते हुए जाते हैं। पब्लिक सर्विस मैसेज भी आप साथ से देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए इकराम के, सॉरी वर्दा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? किस चीज से इंस्पायर किया आप ये काम कर रही हैं? पैशन आपने पढ़ा, अभी आपका बैचलर्स ऑलरेडी चल भी रहा है, मजीद क्या क्या करने का प्लान है? क्या गोल्स हैं? मैं स्टोर बनाना है, फैशन डिजाइनर बनना है, व्हाट्स योर प्लान? प्लान बेसिकली ये है कि मैंने इनिशियली अभी स्टार्ट लिया हुआ है, 2016 से मैंने स्टार्ट लिया था, और मैंने स्टार्ट जो लिया था बैग्स से लिया था। बैग्स बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन थी फ्रॉम लाइक इंटरनेशनल ब्रांड्स जो होते हैं आपके, उनसे मैंने इंस्पिरेशन ली है, और उसमें ही मैंने अपने ये ट्रक आर्ट की थीम को इंटरप्रेट करके एक न्यू डिज़ाइन, न्यू चीज़ लाई हूँ मैं। एग्जैक्टली। और अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है कुर्तीज से ईद कलेक्शन, बेसिकली ये है मेरी। और माशाल्लाह दैट्स रियली ग्रेट। चले आपकी ईद कलेक्शन के ऊपर भी बात कर लेते हैं, लेकिन आपके बैग के ऊपर मैंने लिखा हुआ देखा, देख मगर प्यार से। exactly. बिल्कुल, इसको जरा फोकस करके दिखाएं, देख मगर प्यार से। तो आप कोई भी चीज देखें तो वो प्यार से देखें, और दूसरा वाला भी दिखाएगा जो आपका आर्ट है, बहुत जबरदस्त एग्जैक्टली। इट इज जालिमा कोका कोला पिलाती है। अच्छा चले, ये जो है आपके कपड़ों के ऊपर, आपके कपड़ों की कलेक्शन पे बात कर लेते हैं। वर्दा ये बताएं कि आजकल बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरीड कपड़े भी चल रहे हैं और कुछ प्लेन पैनल के साथ कुछ डिज़ाइन लगा हुआ होता है, तो ये आपने ये वाला जो ड्रेस डिज़ाइन किया है ये किस थीम से रिलेटेड है? लाइक आपने बिल्कुल ये कैजुअल है या पार्टी वियर है, इसके बारे में? ये बेसिकली आप इसको कैजुअल में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आजकल नॉर्मल एम्ब्रॉयडरीज वाले ड्रेसेस तो पहन ही लेता है इंसान। लाइक कहीं भी पार्टीज में लाइक आउट गोइंग कहीं भी जा रहा है तो वो पहन सकता है एम्ब्रॉयडरी वाले। लेकिन फोकस जो था वो ईद का था कि जो लाइक यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां हैं, जो टीनेज गर्ल्स हैं, वो इतना ज्यादा ना हैवी लाइक प्रेफर करती हैं, ना बहुत ज्यादा लाइट। हैवी तो जनाब फैशन के नाम पे सब पहन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरे जहन में बात आ रही है कि अब गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, और कराची में हम देख रहे हैं कि आजकल तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो गई। तो आप जो भी डिजाइन बना रही हैं ईद को तो मद्देनजर रख रही हैं, गर्मी के हवाले से बताइएगा कि क्या आपके पास है ऑफर करने को? मैंने जितनी भी अपनी फैब्रिक चॉइस रखी है वो सब अपने आजकल का जो वेदर है हमारा, जो समर सीजन चल रहा है, उसको फोकस लाइक रख के ही सब मैंने किया ये कुर्ती। ठीक। अच्छा, आप ये काम जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू कर रही हैं। एग्जैक्टली। लोगों का रिस्पांस कैसा आता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है, और ईद कलेक्शन जो मैंने अभी लाइक समझे मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया है अपने पेजेस, और माशाल्लाह जो लोगों के रिस्पांस आए, अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस, अब ये समझ लें। एग्जैक्टली। और फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू ही मैं अभी अब चला रही हूँ अपना बिजनेस। फेसबुक पे मेरा लाइक वर्दा अहमद के नाम से है, और इंस्टाग्राम पे भी मेरी अपनी आईडी है। ठीक। उसके और माशाल्लाह लोग मुझे इनबॉक्स कर देते हैं प्राइस पूछने के लिए, या ऑर्डर अगर प्लेस करना होता है उसके लिए भी इनबॉक्स से ही मुझे। अच्छा वर्दा, सारा कुछ इतना सारा काम कर रही है, अकेले करती हैं या कोई हेल्प भी कराता है? और दूसरा ये कि अगर आपको कोई कहे कि हमें ऐसा ड्रेस चाहिए तो आप उसी की चॉइस का ऑर्डर भी बना देते हैं? कस्टमाइज भी हम लोग करते हैं मैम, कस्टमाइज भी कर सकते, इवन मैं बैग्स भी कस्टमाइज करती हूँ। अच्छा, मतलब कि अगर मुझे इस तरह का डिजाइन कराना है कि येलो कलर का बैग दे दीजिए और उसके ऊपर इस तरह का बंच, तो आप वो कर देते हैं? इवन अगर आपको सेम प्रिंट विदाउट लाइक दूसरे कलर में चाहिए तो आप वो भी मुझे कस्टमाइज करवा सकते हैं। अच्छा ये बताइए वर्दा कि लड़कियां जब भी कभी कोई काम करने लगती हैं तो डेफिनेटली सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है कि घर वालों को मनाना, एंड द सेकंड थिंग इज कि
फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत चाहिए होती है और समटाइम्स आपके ऊपर वो कॉन्फिडेंस शो नहीं किया जाता कि हम इस लड़की को सपोर्ट करेंगे तो कहीं ये ना हो हमें हमारा पैसा डूब जाए। Exactly. इस तमाम सिनेरियो में आपके साथ आपके केस में क्या हुआ? देखिए बेसिकली जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो एंटरप्रेन्योर ही होता है, विच मींस रिस्क टेकिंग। तो ये है ही रिस्क टेकिंग और मैंने भी एक समझे रिस्क ही लिया है। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं जब स्टार्ट करूंगी तो मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है, आगे मेरा ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा और मैं इसको मजीद लाइक इन्हेंस करूंगी कि नहीं करूंगी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट लाइक सीरियसली मेरी फैमिली ने माशाल्लाह मुझे फाइनेंशियली हर तरह से मुझे बहुत लाइक सपोर्ट किया है और इवन मेरी जो टीम बेस्ड लाइक काम है जो मतलब मैं काम कर रही हूँ वो मैं अपनी फैमिली को ही मैंने अपनी टीम बनाया हुआ है। मेरी अम्मी, मेरी भाभियाँ, माशाल्लाह हम सब मिलके एक प्रॉपर टीम है। अच्छा, तो वर्दा जो भी ड्रेस डिजाइन होता है चाहे वो नेट का हो, शिफॉन का हो, किसी भी स्टफ में हो, तो वो आप कह रही हैं कि पूरा एक टीम वर्क है, तो सबकी चॉइस होती है कि नहीं यार ये कलर है, इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगेगी या ये वाला पैनल अच्छा लगेगा, सजेशंस ले लेते हैं आप। बाकी जो दूसरे डिजाइनर्स हैं हमारे जैसे पाकिस्तानी डिजाइनर या इंटरनेशनल डिजाइनर है तो उनका काम देखती हैं, उससे कुछ इंस्पिरेशन लेती हैं कि विदाउट इंस्पिरेशन कोई भी काम इम्पॉसिबल, लाइक कोई भी काम इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है इंस्पिरेशन के बगैर। अच्छा ये बताइए अभी आपका क्योंकि बैचलर्स चल रहा है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या प्लान है? कोई स्टोर बनाने का है? स्टोर अभी नहीं, अभी मैं लाइक ऑनलाइन ही रखना पसंद करूंगी। मैं पहले देखूंगी कि लोग मेरा काम किस हाइट तक पसंद कर रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा मेरे काम की लाइक चीजों की डिमांड होगी इंशाल्लाह देन फॉर श्योर आई विल बी ओपनिंग एन आउटलेट। बहुत आपको बेस्ट विशेस देना चाहेंगे आपके इस काम के लिए भी और आपका काम कलेक्शन जैसी है वो मेरे ख्याल से सबने देख के लिए बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। तो हमने आपको मिलवाया पाकिस्तान के चमकते सितारे से और इतनी ज़बरदस्त डिज़ाइनर है वर्दा और हैंडमेड आर्टिस्ट भी हैं और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई इनको देख के ना। आलम, गुड मॉर्निंग। आज का वक्त अब खत्म हुआ जाता है और आप में भी कोई खास टैलेंट है और आप भी इस सीट पर आना चाहते हैं बिल्कुल वर्दा की तरह, तो हमें अपनी कहानी बताइए हमारी सोशल मीडिया साइट पर। हम आपको इन्वाइट करेंगे हमारे शो पर। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।